ये दो टॉपिक्स हैं, ये शुरुआत में हमने कर ही लिया। फिर दूसरा अगला टॉपिक है बायट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो बायट-सावर्ट लॉ करा था और फिर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में दो चीज़ें हमने करी थी, एक तो सेंटर पर कैसे निकलता है मैग्नेटिक फील्ड और एक उसकी एक्सिस पर कैसे निकलता है, ठीक है, जिसमें हमने लूप को ऐसे सीधा न रखकर ऐसे रख दिया था और उसकी एक्सिस पर निकाला था। अगला है एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट सोलेनॉइड, ठीक। तो स्ट्रेट सोलेनॉइड बस यही है। अगला जो टॉपिक है ना, आप अब ना अपने नोट्स में आ जाइए, नोट्स में देखिएगा कि हमें पहुंचना है पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये एम्पियर सर्किट लॉ भी कर लिया था, ये न्यूमेरिकल्स भी हो गए थे हमारे। उसके बाद पेज नंबर 19 पर आ जाइए। पेज नंबर 19 पर जो ये अगला टॉपिक लिखा हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइडल सोलेनॉइड। ये टॉरॉइडल सोलेनॉइड क्या होता है कि जैसे सोलेनॉइड में हमने देखा था ना कि ऐसे 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 वो कॉइल्स हैं, है ना, तो वो पूरा जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड को ही पकड़कर ऐसे गोल घुमा दो, ठीक है। जैसे वायर होता है, वायर स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर को पकड़कर ऐसे गोल घुमा देते हैं तो लूप बन जाता है। ऐसे ही अब क्या है कि एक टॉरॉइडल सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को पकड़कर ऐसे घुमा दिया तो वो बन जाता है टॉरॉइडल सोलेनॉइड या सिंपली टॉरॉइड बोल देते हैं, ठीक। तो ये बता रहा हूँ कि ये है क्या, सिलेबस में से हटा दिया है इसको, ये करना नहीं है आपको। तो ये जो अगला वाला टॉपिक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइडल सोलेनॉइड, ये नहीं करना है, इसको छोड़ दो। और इसके बाद इसी में अपने नोट्स में हार्ड कॉपी मंडे को बिल्कुल मिल जाएगी पॉजिटिवली। अब ये देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइडल सोलेनॉइड पेज नंबर 19 पर है, ये छोड़ देना है मेरे को। पेज नंबर 20 पूरा छोड़ देना है। पेज नंबर 21 पेज नंबर 21 छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। नहीं, पेज नंबर 21 में जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम अभी करेंगे, ये क्वेश्चंस करेंगे। और फिर पेज नंबर 22 पर आएगा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आप अभी मैं जैसे स्क्रीन मैंने शेयर कर रखी है, तो स्क्रीन पर आप देखिएगा कि फोर्स, ये जो स्ट्रेट सोलेनॉइड है, इसके बाद सीधा यही टॉपिक लिखा हुआ है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला हमने कर रखा है। और फिर जो वो बोल रहे हैं ना एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक इस चैप्टर में ना करवा कर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर में करवाओ, ठीक है, वो उसमें करवाऊंगा। तो इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वाला हम करा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 5 और 6 ये रिलेटेड है इसमें। उसके बाद आपका आएगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ये सारा का सारा है सिलेबस में भी है, नोट्स में। तो अब जो है अब आ जाइए क्वेश्चन पर, पेज नंबर 21 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है। एक चीज़ जो आपको कल बताई थी वो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी। जो स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ मैं, अब सामने देखिए बोर्ड आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। हाँ जी, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो हमने ना कल की क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी कि दो टर्म्स मेरे को याद रखनी है, एक तो स्मॉल एन और एक कैपिटल एन। तो स्मॉल एन क्या होता है स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन ये है, ठीक है। अच्छा,
तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये होता है कैपिटल एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये जो स्मॉल एन है ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आ गया हमारे पास। अब इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल एन की वैल्यू स्मॉल एन एल होती है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स याद रखना, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। अच्छा, और अब जरा सोलोनॉइड वाले डेरिवेशन पर आ जाओ। सोलोनॉइड वाला डेरिवेशन कहाँ पर मेंशन्ड है, ये है आपका पेज नंबर 18 पर। तो पेज नंबर 18 पर हमने पूरा जब डेरिवेशन कर लिया था तो उसमें हमने ये देखा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आई थी, और इसमें हमने कोई स्पेशल केस नहीं करा है सोलोनॉइड में, एक ही केस है बस, कोई स्पेशल केस नहीं करा। तो इसका रिलेशन आया था म्यू नॉट एन और आई, बस यही तो है, सिर्फ ये है। तो ये याद रखना, इसमें गलती से भी कैपिटल एन मत डाल देना, यहाँ पर स्मॉल एन डलेगा, ठीक है ना, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। ये अब आप आइए इस क्वेश्चन पर। अ सोलोनॉइड कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर, तो पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, यूनिट लेंथ का मतलब हमेशा 1 मीटर ही होगा। अगर पर यूनिट क्यूब अगर आएगा तो वो 1 मीटर क्यूब ही होगा, क्योंकि हम यूनिट लेंथ किसको बोलेंगे, हम एसआई यूनिट वाला ही तो यूनिट लेंथ लेंगे। तो एसआई यूनिट क्या होती है लेंथ की, मीटर होती है। तो पर मीटर जो दे रखा है इसका मतलब ये स्मॉल एन दे रखा है। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया है a solenoid coil of 300 turns per meter. Small n is equal to 300. Small n is equal to 300. ये हो गया। उसके बाद is carrying the current of 5 ampere. Is carrying the current of 5 ampere. ठीक है, तो 5 एम्पियर का करंट है, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट दे रखी है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड इज 0.5 मीटर, ठीक। तो लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, 0.5 मीटर। अच्छा, एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड। तो सोलोनॉइड के अंदर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। क्या इन दोनों की ज़रूरत है, कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास एन आ गया, आई आ गया, म्यू नॉट की वैल्यू में जानते ही। म्यू नॉट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 ये होता है। चलिए तो करते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एन कितना है 300, ठीक है। और करंट कितना दे रखा है, करंट है 5 ये हो गया। अच्छा जी, अब 4 इंटू, अच्छा पाई जो है, पाई की वैल्यू हम ना ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। जैसे मान लीजिए पाई की वैल्यू हमको दे रखी, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 700 होता है ना, तो मैं पाई की वैल्यू 22/7 ले लेता, ठीक है, ताकि वो कट जाए उससे। तो अब मेरे को वो दे नहीं रखी है कोई ऐसी वैल्यू जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो मैं इसको 3.14 ही लूँगा। 3.14 हो गया, 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर -7, इतना हो गया है ना। पॉइंट क्या है, डिनोमिनेटर में 2 0 आ गए, ये 2 0 से 2 0 कट गया। अब सब कुछ मल्टीप्लाई करते चले जाओ, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से करेंगे, ये नहीं कि पहले इसको इससे फिर इसको इससे, नहीं। 5 3 15 होता है और 15 4 60 होता है, तो इन तीनों को आपस में कर दो, 60 हो गया। 60 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -7 ये हो गया। अब क्या होगा, एक तो 0 आ गया, 0 हो गया, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 टू कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18 बस 18840 इंटू 10 की पावर -7 फैसला। इतना लिख दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये है कि बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, ये 10 की पावर -7 है, तो इसको थोड़ा सा कम करो, 1 2 3 4
इधर से 4 डिजिट्स काउंट करके इधर पॉइंट लगा दीजिए। तो मैं क्या करूँगा 1.8840। तो यानी कि मैंने क्या करा, मैंने 4 डिजिट्स राइट से काउंट करके पॉइंट लगा दिया, यानी कि मैंने नंबर बड़ा था बहुत ज़्यादा 18,000 समथिंग, उसको घटाकर छोटा कर दिया। तो इसका मतलब वापस क्या करेंगे, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 10 की पावर -7। 1.8840 को अप्रॉक्सीमेटली 1.9 लिख सकता हूँ। 4 - 7 कितना हो गया, 10 की पावर -3 टेस्ला। -3 का मतलब होता है मिली, तो 1.9 MT मिली टेस्ला। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। समझ गए? यहाँ तक भी छोड़ देते तो भी चलेगा, ये यहाँ तक भी चलेगा। ठीक है जी, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर क्वेश्चन देखिए। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, इस बार सोलेनॉइड की लेंथ ले रखी है 0.5 मीटर, हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। तो रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, 500 टर्न्स। तो इसका मतलब कैपिटल N की वैल्यू दे रखी है 500 टर्न्स, ये तो नहीं दिया ना 500 टर्न्स पर मीटर। ठीक, तो कैपिटल N दे रखा है, मेरे को फॉर्मूले के हिसाब से स्मॉल n की ज़रूरत होती है। अब आगे चलेंगे, वो बोल रहे हैं कि इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर का करंट है। तो वो पूछ रहे हैं कि आप इसमें मैग्नीट्यूड बताइए मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी ये बताइए। तो सबसे पहले स्मॉल n निकालेंगे। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 0.5। तो मीटर दे रखा है ना, तो ऐसा यूनिट है। ठीक है, अगर नहीं दे रखा होता तो पहले उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते, सेंटीमीटर को तो करते। अब ये पॉइंट गया, ऊपर एक 0 आ गया, 5 1 जा 5 और 1 2 3। तो स्मॉल n की वैल्यू आ गई 1000। उसके बाद अब वैल्यू डालनी सीधा सीधा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड म्यू नॉट m I 4 by into 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो देखिए कोई टर्म ऐसी नजर नहीं आ रही जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो पाई को 22/7 की वजह 3.14 लिखिए। 4 × 3.14 × 1000 × 5 × 10 की पावर -7 बिल्कुल लास्ट में ले लो। ये पॉइंट गया, नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 5 4 का 20 और 20 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 × 314 × 10 की पावर -7। तो ये कितना हो जाएगा 628 और उसके आगे 2 0 × 10 की पावर -7। अच्छा, आप ये देखिएगा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमको टर्न्स दे रखी थी ना, वो दे रखा था कि 300 टर्न्स पर मीटर। तो पर मीटर का मतलब पर यूनिट लेंथ दे रखी थी वो, है ना। तो वो हमको स्मॉल n की वैल्यू दे रखी थी पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि उसमें जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में टर्न्स कितने हैं 500 टर्न्स। तो जब इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखा है, तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, यानी कि कैपिटल N दे रखा है। उसके बाद हमको स्मॉल n निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में स्मॉल n है। तो वो कैसे निकलेगा, कैपिटल N/L। तो 500/0.5 करा तो 1000 आ गया। ठीक है, और करंट 5 एम्पियर दे ही रखा है, बस फॉर्मूले में डाला है बस। कुछ ही नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए आएगा आपके पास। ठीक है, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आप ये देखिए कि वो जो एरिया है ना, एरिया तो हमने डेरिवेशन में भी कहीं पर यूज़ नहीं करा सोलेनॉइड वाले।
ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तीसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए क्या करेंगे भाई का 1 2 3 4, ये क्या हो गया 6.28, 0 लिखने की तो कोई जरूरत नहीं लेकिन 4 डिजिट अगर किसका आया है 6.28 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -7, 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, तो 6.28 मिली टेस्ला, 6.28 मिली टेस्ला ये हो गया। बताइए जी, क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आरव, कौस्तव, कत्यानी, सृष्टि, वत्सल। यस सर। सभी को क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला वाला क्वेश्चन है फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये है बस। चलिए देखिए, अ स्ट्रेट थिक लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, a straight thick long wire of uniform cross section of radius small a is carrying a steady current I. Use Ampere's circuital law to obtain a relation showing the variation of the magnetic field B inside and outside the wire with distance small r. R is less than equal to a, R is greater than a of the field point from the center of its cross section. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन है नहीं होता। हमने वायर बना दिया और वायर का जो रेडियस है वो रेडियस दे रखा है हमने ए, आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके मेरे को इस थिक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक बार जब रेडियस ए से कम हो, एक बार जब वो एक्जैक्टली ए के बराबर हो, एक बार जब वो ए से बड़ा हो। ठीक है, ये वायर है। हाँ, ये वायर है। वायर की मतलब थिकनेस दिखा दी थोड़ी सी, जैसे ये भी वायर है तो वायर की थिकनेस कुछ तो होती है ना, तो आप ये समझ लीजिए थोड़ा मैग्नीफाई करके थोड़ा बड़ा करके बनाएं ताकि समझ में आए। 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ।
चलिए जी। तो ये बोल रहे हैं स्ट्रेट थ्री लॉग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। तो वो जो करंट है ना, मतलब इस तरीके से है, जैसे वायर है, तो वायर को हम ऐसे दिखा देते हैं कि जैसे ये वायर है तो इसमें ऐसे जा रहा है करंट, तो एक्चुअली इसमें ऐसे जा रहा है, मतलब इस वायर को ही हमने मैग्नीफाई करके दिखा दिया, तो ये करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक, तो मैं एरो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अब मैंने इसको थोड़ा ठीक कर दिया है। अच्छा, उसके बाद use Ampere's circular law to obtain a relation showing the variation of the magnetic field B inside and outside the wire with distance r. R is less than equal to A and R is greater than A of the field point from the center of its cross section. From the center of its cross section मतलब ये जो cross section है, cross section का center ये तो यहाँ से अब मुझे फील्ड पॉइंट लेना है। तो हमेशा ये याद रखिएगा फील्ड पॉइंट क्या होता है और सोर्स पॉइंट क्या होता है। सोर्स पॉइंट वो होता है कि जहाँ से मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमने एक चार्ज पकड़ रखा है अपने हाथ में, या कोई मैग्नेट पकड़ रखी है, या कोई करंट कैरिंग वायर है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से इतनी दूरी पर, यहाँ से वो सोफे तक, वो क्या हो जाएगा, उसमें हम ये कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहलाएगा सोर्स पॉइंट, और वो जो सोफ़ा है वो क्या कहलाएगा, वो फील्ड पॉइंट कहलाएगा। इसका मतलब मैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसमें ये लिखा हुआ है फील्ड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सोर्स पॉइंट, यानी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, कहाँ पर, फील्ड पॉइंट पर निकालना चाहते हैं। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं दैट इज कॉल्ड फील्ड पॉइंट। ठीक है, अच्छा। अब जो है ना, मुझे क्रॉस सेक्शन से मतलब है जरा, तो मैं क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाता हूँ इसका। ऐसे मान लीजिए, ठीक है, मतलब ये है कि ये वायर है और ये वायर इस तरीके से आ रहा है, मैं सिर्फ उसके क्रॉस सेक्शन पर कंसंट्रेट करूँ। मैं यहाँ देखूँ, अब ये हो गया इसका एक्सेस का, मतलब यही जो वायर है, ये जो वायर है, इस वायर को मैंने ऐसे टेढ़ा करके रख दिया है। ठीक है, इस वायर को टेढ़ा करके रख दिया ताकि इसका क्रॉस सेक्शन मुझे प्रॉपरली सर्कल की तरह दिखाई दे। अब जो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है फिक्स, जो रेडियस है, फिक्स रेडियस कितना है, ए, स्मॉल ए। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, उन्होंने कहा They use Ampere's circular law to obtain a relation showing the variation of the magnetic field inside and outside the wire with distance r. तो एक बार r को लेस देन a लेना है, एक बार r को ग्रेटर देन a लेना है। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि जब आप r को a से बड़ा लोगे तो इसका मतलब r क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो उसको जब आप a से बड़ा लोगे तो ऑब्वियसली कि वो इसके बाहर बनेगा एम्पीरियन लूप, और एम्पीरियन लूप हम ये कहते हैं कि कैसा भी बनाया जा सकता है, कैसा भी बना सकते हैं। मैंने जैसे कल डेरिवेशन करा था ये सोलेनॉइड वाला, तो उसमें हमने एम्पीरियन लूप कैसा बनाया था, एक रेक्टेंगल बनाया था। ठीक, तो यहाँ पर एम्पीरियन लूप हमको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको आर को लेना है ए से बड़ा, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है इस केस में आप ऐसा लिख देंगे आर ग्रेटर देन है, एक लूप अंदर बना लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर इस केस में जो आर हो जाएगा आर लेस देन ए, मैग्नीट्यूड आर लेस देन ए। समझ गए? चलिए जी, उसके बाद देखिएगा, मैं इसमें ये कहूँगा कि फील्ड हम निकालते हैं पहले आउटसाइड पॉइंट पर। तो लिखिएगा क्लियरली will be a circle
enclosing the cross section, enclosing the cross section as shown. ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को एनक्लोज करे, ऐसा हमारा एम्पीरियल लूप एक सर्कल होगा। तो पहले हेडिंग डालिएगा फील्ड एट, फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, ब्रैकेट में लिखिएगा R is greater than A, फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट R is greater than A। उसके बाद यहाँ पर आप लिखें कि लेंथ जो है वो लूप की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाला जो लूप है, मैं इसको ना लूप 1 बोल देता हूँ, लूप 1 ये वाला, ये जो अंदर वाला लूप है इसको बोल देंगे लूप 2, लूप 1 और लूप 2। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेंथ ऑफ लूप 1, लूप 1 की लेंथ 2πr होगी। r कितना है मेरे को मतलब नहीं है, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो जो है वो a से बड़ा है। तो लेंथ ऑफ लूप 1 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2πr, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप, ये लूप कितना करंट एनक्लोज कर रहा है ये बताएंगे। इसने तो क्या करा, इसने तो पूरे वायर को ही एनक्लोज कर लिया अपने अंदर, इस एम्पीरियल लूप में तो सारा करंट इसके अंदर ही एनक्लोज्ड है। मैं करंट एनक्लोज्ड क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो एम्पियर सर्किटल लॉ को यहाँ पर यूज़ करना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता ही ये है कि द क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द एम्पीरियल लूप। तो एनक्लोज्ड करंट होना चाहिए कि उसके अंदर कितना करंट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा करंट आई इस लूप के अंदर है, क्योंकि पूरा वायर ही इस लूप के अंदर है, ये लूप एक्सटीरियर लूप है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई पूरा करंट आई ही हो गया इसके अंदर। तो बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ बाई एम्पियर सर्किटल लॉ B इंटू एल, लेंथ ऑफ द लूप है ना, इसको एल ही बोल दो चाहे तो एल, B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब एल की जगह क्या लिखेंगे, एल की जगह 2πr म्यू नॉट आई, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक। अब इसको ऐसे लिख देंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2π, एक ब्रैकेट में डाला और इधर लिख दिया 1/r। तो यहाँ बोलेंगे D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो इसको फर्स्ट स्टेटमेंट बोलकर छोड़ दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट इसको बोलकर छोड़ दिया। उसके बाद देखिएगा मैं निकालूंगा फील्ड एट इनसाइड पॉइंट्स। ऐसा क्यों करा वो बताऊंगा मैं। R is less than A, यानी कि लूप 2, लूप 2। देखिए R तो R ही है ना, क्या है कि R तो R ही है, R को तो मुझे R ही लिखना है, क्योंकि कंडीशन बस इतनी है कि इधर क्या है कि R A से बड़ा है और इधर R क्या है A से छोटा है। तो जब मैं इसके लूप की लेंथ की बात करूँगा, जैसे यहाँ पर पहले लेंथ निकाला था, तो लेंथ ऑफ लूप 2, इसको L डैश बोल दीजिए, L डैश
होगा, तो ये भी 2 पाई आर है, 2 पाई आर ही होगा। उसके बाद है नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप, ये निकालना है। अब ये समझिएगा, current enclosed by the loop, current enclosed by the loop of radius A, by the loop of radius A is I, that is current in pi a square, current in pi a square units, pi a square units is equal to I, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूनिट कितनी है उसकी, मीटर सेंटीमीटर क्या है नहीं पता। तो पाई ए स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि अगर ये पूरा जो ये है ना ये वायर, तो इस वायर में पूरे के अंदर करंट कितना है, आई है। हम क्रॉस सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर में करंट आई एनक्लोज हो रहा है। इट इम्प्लाइज दैट करंट इन 1 स्क्वायर। सर, हाँ जी बोलिए। सर इसमें हम सरकमफ्रेंस नहीं ले सकते? अच्छा, सरकमफ्रेंस इस वजह से नहीं ले रहे हैं। सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस इस वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो करंट है ना वो पूरे के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वो करंट सिर्फ और सिर्फ सरकमफ्रेंस पर नहीं होगा, समझ गए। मतलब अगर हम इस पूरे वायर की बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि वायर के कोने कोने पर ही करंट हो, ये कोने को टच करें तो करंट आएगा, बीच में से इंसुलेशन है, नहीं। वायर की अगर थिकनेस है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें पूरे के अंदर कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है। आप कोई भी वायर अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए मैं इस वायर की बात कर रहा हूँ तो ये वायर पतला है। अगर हम बात करें एक बड़े केबल की जो कि इलेक्ट्रिक पोल से आते हैं, तो वो और मोटा वायर होता है। तो उस मोटे वायर का मतलब क्या है कि उसमें पूरे के अंदर कंडक्टिंग मटेरियल ही भरा हुआ है, यानी कि पूरा कॉपर से ही बना हुआ है। तो इस वजह से जो करंट है वो उसके पूरे एरिया में जा रहा होगा। अब आप ये कहोगे एरिया में नहीं, वॉल्यूम में होगा, बिल्कुल सही बात है, होगा तो वॉल्यूम में। लेकिन मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को स्टडी कर रहा हूँ सिर्फ, तो मैं सिर्फ इस एरिया की बात करूँगा, ठीक है। मैं पीछे की अभी बात नहीं करूँगा, समझ गए मेरी बात? यस सर। ठीक है। तो करंट आई ए स्क्वायर यूनिट्स में कितना हो गया, आई हो गया। तो करंट इन 1 स्क्वायर यूनिट ये कितना हो जाएगा, आई अपॉन आई ए स्क्वायर। सो करंट इन पाई आर स्क्वायर यूनिट्स, समझ ही होंगे आप, ये यूनिटरी मेथड है सिंपल, है ना। कि पाई ए स्क्वायर में करंट कितना है, आई है, तो 1 में कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, इस टर्म में पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू इस करंट को आप बोल दीजिए आई डैश, और ये कितना हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। आई से पाई कैंसिल आउट, तो जो आई डैश है वो कितना हो जाएगा, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इतना जो क्रॉस सेक्शन है, जो अंदर वाला एम्पीरियल लूप बताएं, इसमें बता दो भाई एनक्लोज्ड कितना है। तो हम ये कहेंगे कि यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है करंट, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसी प्रोपोर्शन में हमने निकाल दिया कि इधर वाला करंट नहीं चाहिए मेरे को, इधर वाले एरिया में कितना करंट है मुझे बस ये वाले एरिया का निकालना। तो इस पूरे एरिया में कितना था, पाई ए स्क्वायर में आई, 1 में कितना हुआ, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में कितना हुआ, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करिए भाई, एम्पियर्स सर्किटल लॉ V into L dash
ठीक है, इस बार मैं टू की बात कर रहा हूँ तो एल डैश डी टू एल डैश इज इक्वल टू डी नॉट आई डैश डी मल्टीप्लाइड बाई, हाँ जी एल डैश कितना है, एल डैश जो है वो भी तो 2 पाई आ रही है, बी इंटू 2 पाई आ रहा है इज इक्वल टू डी नॉट इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये जो आर है इस आर से ये कैंसिल आउट हो गया और इसको 2 पाई को नीचे ले लो तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। समझ रहे हैं, ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई सब कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, स्क्वायर भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है हमारा आर। बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन में तो बीच में इक्वालिटी साइन आता है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 ये हो गया। हाँ जी, अब वापस क्वेश्चन पर आ जाइए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था। लास्ट वाली लाइन देखिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला था कि भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल दिया, ये आउटसाइड और ये इनसाइड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। फिर लास्ट लाइन में बोल रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फील्ड बी विद द डिस्टेंस आर। तो हमको एक ग्राफ बनाना है जिसमें वेरिएशन हो, तो वो जो ग्राफ है वो ग्राफ बड़ी आसानी से बन जाएगा। हमको एक चीज़ में दिखाई दे रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक चीज़ में दिखाई दे रहा है इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बस इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर आर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहाँ पर आएगा, ये आएगा फील्ड एट इनसाइड पॉइंट्स, ऐसे कर लेना, ठीक है। यहाँ पर लिखना आर इज लेस देन ए। तो जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो स्ट्रेट लाइन बनती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो डिक्लाइनिंग स्लोप के साथ बनता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में ऐसा होता है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन कब आएगा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। ये बीच वाला जो पॉइंट है ये कौन सा हो गया, यहाँ पर लिख दिया ना आर इज इक्वल टू ए, बस हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जैसे हमने ग्रेटर देन ए वाला निकाला, तो ग्रेटर देन ए वाला तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के साथ ऐसे चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू ए दे रखा है ना, तो इक्वल टू ए पर ये रहा, ये वाला जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये इक्वल टू ए पर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और वो इक्वल टू ए पर कैसे निकलेगा, वो इक्वल टू ए पर ऐसे निकलेगा, ये जो लूप 1 है जिसमें हमने आर को इतना बड़ा लिया है, इसको आप एग्जैक्टली ए पर ले लो, यानी कि वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, आर इज इक्वल टू ए हो जाएगा ना, बस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये हो जाएगा। तो हाँ ना, वो क्या है, वो एक फिक्स वैल्यू है। कैसे, क्योंकि म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 पाई ये कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट, ए एक फिक्स दे रखा है, ए रेडियस चेंज नहीं हो रहा है बाहर का, ठीक है ना। तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर आएगी, आर इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये हमारा आर ग्रेटर देन ए, लेस देन ए पर हो गया, ये ग्रेटर देन ए पर हो गया, और ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली आर इज इक्वल टू ए हो गया। क्लियर है सभी को, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, हाँ जी बोलिए। सर अगर ये पाई के स्क्वायर को निकाला है तो उसमें पाई आर स्क्वायर को किससे के निकाला है, मतलब करंट जो हमने लिया है, हाँ, पाई ए स्क्वायर को जो हमने निकाल दिया, तो पाई आर स्क्वायर को किससे निकाल दिया, पाई आर स्क्वायर पर इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये आर है ना, ये आर वेरिएबल है, आर बार बार चेंज हो रहा है। तो अब आप ये देखो कि जब मेरे को ये मालूम था कि पाई ए स्क्वायर में करंट कितना एनक्लोज है, आई करंट एनक्लोज है, तो पाई आर स्क्वायर में कितना करंट एनक्लोज होगा, तो उसके लिए निकाला है हमने ये कि हम सिर्फ इतने एरिया में चाहते हैं। बताता हूँ,
जो करंट एनक्लोज निकालना चाहते हैं वो इतने एरिया में चाहते हैं कि इतने एरिया में बता दो कितना है करंट, तो उसके लिए यहाँ पर निकाला है। फिर मन में ये सवाल आता होगा कि फिर तो मेरे को लूप 1 का भी निकालना चाहिए था। लूप 1 में मैंने सीधा लिख दिया कि पूरा का पूरा आई है, वो इस वजह से क्योंकि ये जो है ना बाहर वाला एरिया ये ओपन एयर है, ओपन एयर में कहीं करंट फ्लो नहीं करता, तो इस वजह से लूप 1 आप इतना बड़ा बनाओ या लूप 1 इतना बड़ा बनाओ, आपने क्या करा कि वो पूरे वायर के बाहर बना रखा है लूप, तो उस पूरे लूप के अंदर कितना करंट होगा उतना ही होगा जितना इस वायर में है करंट, तो इसलिए उसके लिए सीधा सीधा आई लिख दिया था। समझ गए? वो अंदर है, वायर के अंदर है, तो हमने कहा कि इतने वाले एरिया में, बस इतने वाले एरिया में निकाल कर बता दो कि करंट कितना है, करंट एनक्लोज्ड। समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ये इसका ग्राफ हो गया। उसके बाद देखिएगा अगला जो टॉपिक है ये है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो है ना ये फ्लेमिंग ने बताया था, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, याद है? लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो क्या क्या होता है? फादर मदर चिल्ड्रन सीक्वेंस। भाई पापा सबसे बड़े हो गए तो फादर, फिर मदर आ गई और फिर चिल्ड्रन आ गए, तो एफ एम सी, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चिल्ड्रन, सी फॉर करंट, फादर मदर चिल्ड्रन, इस तरीके से याद है। ठीक है, अच्छा। तो अब इस पर ना यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि जैसे पेज नंबर 22 पर आप आ जाइए, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है जो कि मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स क्या होगा। तो ये देखिए इसका ना कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई। इसमें ये ऑब्जर्व करा गया, सपोज अ पॉजिटिव चार्ज Q moves with velocity v vector in a magnetic field b vector and v vector makes an angle theta with b vector as shown। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको फिर ना नेक्स्ट क्लास में बनाकर दिखाऊंगा और ढंग से इसको समझाऊंगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई, वो 3 ऑब्जर्वेशन आपको बताते हैं। ये क्या क्या है कि एक तो ये देखा गया कि जो फोर्स है F वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज है, कोई चार्ज है वो ना मूव कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न। और चलेगा क्यों? पॉजिटिव चार्ज है, मैंने दूर में एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मुझे नेगेटिव के पास जाना है। ठीक है, ये नेगेटिव है, उसको पास में पॉजिटिव रख दिया तो उसको पॉजिटिव के पास जाना है। तो हमने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड से गुजार दिया उसको, कि देखते हैं इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो वो जो चार्ज है ना वो और तेज़ी से चलने लगेगा, यानी कि उस पर फोर्स और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी उसको। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, पहली चीज़ ये। दूसरा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी चार्ज की उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा उस पर, अगर कम वैल्यू होगी तो फोर्स उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। और तीसरा क्या देखा गया कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B sin थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा कहाँ से आया? सीधा सीधा ये बोल दो ना कि फोर्स ज़्यादा लगेगी तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, साइन थीटा कहाँ से ले आए, है ना। तो ये साइन थीटा आपको ढंग से समझाऊंगा क्योंकि ये ग्राफ समझना जरूरी है। ठीक, तो इन तीनों को कंबाइन करके ये कह दिया गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया तो F इज इक्वल टू k इंटू क्यू वी बी साइन थीटा। फिर क्यू वी और बी की वैल्यू जो यूनिट्स हैं वो इस तरह से ली जाती है कि जो के है ये 1 बन जाती है, तो कांस्टेंट के इज़ 1, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आ जाता है सीधा सीधा। मैं दोबारा कराऊंगा अगली क्लास में इसको, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना कर दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सर यहाँ पे के को 1 क्यों ले रखा है? ये ऐसा होता है कि जैसे मतलब हम जो यूनिट्स इनकी जो डिज़ाइन करी गई है ना, बी की, क्यू की और बी की, इन तीनों की जो यूनिट्स हैं, इन तीनों की यूनिट्स जो ली गई हैं कि भाई कभी मन में ये आया कि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड ही क्यों ली गई है, ठीक है, या इसकी यूनिट जो है वो टेस्ला ही क्यों ली जा रही है, या जो मास है जब आप लेंथ की यूनिट मीटर ले रहे हो तो मास की यूनिट में आपको क्या हो गया कि आपने उसमें किलो लगा दिया, किलोग्राम क्यों ले रहे हो, उसको ग्राम लो ना फिर, है कि नहीं।
तो ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स कलेक्टिवली इस तरीके से डिज़ाइन करी गई हैं ताकि जहाँ कहीं भी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़े तो कम से कम कांस्टेंट्स हमको यूज़ करने पड़े। 3-4 ही कांस्टेंट है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे परमिबिलिटी, परमिटिविटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये 4-5 हैं, मैक्सिमम 5 है बस, ज़्यादा कांस्टेंट्स हम यूज़ नहीं करते। तो ज़्यादा कोशिश ये करी गई थी कि कांस्टेंट्स की वैल्यू वो 1 ही आ जाए ताकि उनको याद ना करना पड़े। तो यहाँ पर भी इस रिलेशन में भी ये जो इनकी यूनिट्स है ना, Q, V और B, इनकी यूनिट्स ही इस तरह से ली गई है कि K 1 बन जाए। समझ गए? ओके सर। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स की कल नहीं होगा, ठीक है ना? ओके थैंक यू सर। ओके।